क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेटा कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशंस क्या होते हैं, म्यूटाजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं, जीन म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ध्यान रखिएगा बेटा, इसका एक पोर्शन जो है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर दिया गया था म्यूटेशन का, जीन म्यूटेशन का, जहां पर हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है। एक बार फिर से हम ब्रीफ रिव्यू लेंगे इसका, हम क्रोमोसोमल एवरेशंस को देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर में से एक है के। तो लेक्चर को सुनने के बाद में जो है एमसीक्यू जरूर लगाइएगा आप, और म्यूटेशन पर जो है और एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए तो जो है समय खराब नहीं करते हैं, लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो मैं जाता हूं और मैं आता हूं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो अभी तक हमने मेंडलिज्म को देखा, हमने डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म को देखा, हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा, हमने प्लियोट्रॉफी को देखा, हमने इंटरेक्शन ऑफ जीन्स को देखा जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन को देखा है, हमने मॉडिफायर जीन एक्शन को देखा, हमने डोमिनेंट एपिस्टेसिस को देखा, हमने रेसेसिव एपिस्टेसिस को देखा, हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को देखा, हमने लिंकेज को देखा, हमने सेक्स डिटरमिनेशन इन एनिमल्स में देखा हमने, ठीक है बेटा। तो हमने जो है वो कई सारे जेनेटिक्स के बड़े सारे कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं और कई सारे एमसीक्यू आप लगा भी चुके हैं उसके ऊपर, ठीक है। तैयार रहेगा बेटा, जैसे जैसे हम जेनेटिक्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एमसीक्यू जो है उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, इसलिए डीपीपी सॉल्व करना बिल्कुल भी नहीं भूलें आपके। चलिए तो आज हम बेटा स्टोरी में आगे बढ़ने वाले, आज हम स्टोरी में जो है वो बड़ी अच्छी बात करने वाले हैं। वो बात करेंगे हम कि कैसे प्रकृति में जो है वो वेरिएशन बनते हैं। देखो एक तो पता है हमको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंटीन्यूअस वेरिएशन आते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन नए नए बनते हैं और उससे जो है वो लगातार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लगातार विभिन्नताएं आती रहती हैं। लेकिन उसके अलावा एक बड़ा सोर्स और है वेरिएशन का, वो है म्यूटेशन। तो आज हम म्यूटेशन पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको बताना है, आपके सामने स्क्रीन पर एक इमेज बना हुआ है, उसमें हाइट इन इंचेस लिखा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिखा है और एक ग्राफ बना हुआ है। ये किस जीन इंटरेक्शन में हमको दिखाई पड़ता है? तो नेम ऑफ द जीन इंटरेक्शन, यानी आप बताइएगा मुझे कि यहां पर कौन सा जीन इंटरेक्शन। मुझे मालूम है, जोर से बोल दिया आपने, ठीक है, लेकिन मुझे कमेंट में लिख भेजिए आप, ठीक है। नेम ऑफ जीन इंटरेक्शन के, यानी एक किस जीन इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं उसका नाम आपको बतलाना है बेटा, ठीक है। फिर दूसरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके सामने जो है वो तीन तरह के एनिमल है। एक है आपके सामने इंसेक्ट है, एक आपके सामने जो है वो हम कहते हैं कि जो है वो आपका पोल्ट्री है, ठीक है, या हम बोले वर्ड्स हैं, और तीसरा आपके सामने जो है वो है हनी बी, ठीक है। आपको बताना है इनमें सेक्स डिटरमिनेशन किस तरीके से होता है। इंसेक्ट के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन का तरीका क्या होता है, बर्ड्स के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन का तरीका क्या होता है, और हनी बी के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन का तरीका क्या होता है, आपको बतलाना है। कमेंट में लिख भेजिएगा, ठीक है, सबको लिखकर भेजना है आंसर, समझ गए बेटा, किसी को कोई रियायत नहीं है, क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब स्टोरी कहां पहुंच चुकी है? स्टोरी पहुंच चुकी है कि अच्छे से हम जानते हैं कि जेनेटिक्स कैसे काम करता है, लेकिन तब भी हम कई बार गौर करते हैं कि प्रकृति में हमें विभिन्न प्रकार के एलिल्स देखने मिलते हैं, हमें कई सारे कैरेक्टर देखने मिलते हैं। क्या प्रकृति में शुरू से एलिल प्रेजेंट थे? तो मैंने एक बार आपसे कहा था कि प्रकृति में शुरू से जो वाइल्ड एलिल है, जिनको हम बोलते हैं जंगली या वाइल्ड, जो शुरुआत से बने एलिल हैं, वो सब के सब डोमिनेंट एलिल थे। वे सब के सब डोमिनेंट एलिल थे और डोमिनेंट एलिल को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्लस का सिंबल यूज करते हैं, जो वाइल्ड डोमिनेंट एलिल होते हैं। यदि कहीं पर प्लस लिखा है मतलब वो वाइल्ड डोमिनेंट एलिल को शो करता है, ठीक है, क्लियर। तो हमने आपसे कहा कि फिर जो अलग अलग फॉर्म है, हम सब में जो वेरिएशन आ रहे हैं धीरे धीरे, यही वेरिएशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं, तो उनको हम कंटीन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। और जब यही म्यूटेशन से आते हैं, उत्परिवर्तन से आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं, सडनली वो आते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस वेरिएशन होते हैं वो,
अब आप बोलोगे सर वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? देखो सिंपल सी बात है कि जब जैव विकास होता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है, तो उसका पहला फंडामेंटल ये है कि प्रकृति में जीवों को जीवित रहने के लिए लगातार अपने पर्यावरण के साथ में इंटरेक्शन करना पड़ता है, अपने वातावरण के साथ में उसे अनोन्य क्रिया करनी पड़ती है। यहीं से फूड लेंगे, यहीं से गैस लेंगे, क्या ऑक्सीजन लेंगे के, तो मतलब एक जीवित जीव अपने पर्यावरण से, अपने नेचर से लगातार इंटरेक्ट करते हैं। अब प्रकृति में कभी कभी परिवर्तन होते हैं, तो उन परिवर्तनों में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरों से थोड़े से भिन्न होते हैं, वे उन परिवर्तनों में अपने आप को ढाल लेते हैं और बाकी जीव नहीं ढाल पाते हैं। जो नहीं ढाल पाते हैं, अपने आप को नहीं अपने आप को अडॉप्ट कर पाते, वे खत्म हो जाते हैं। जो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, वे आगे निकल जाते हैं, उनका प्रकृति चयन कर लेती है, उनका नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है। जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब विस्तार से बात करेंगे। तो अभी इतना जानते हैं हम कि जैव विकास के लिए, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ विभिन्नताओं की आवश्यकता होती है, वेरिएशन की आवश्यकता होती है। और ये वेरिएशन आते कहां से, ये विभिन्नताएं आती कहां से? नंबर एक, इसका एक बड़ा कारण होता है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, कि कोई रेडिएशन के चलते, कोई केमिकल के प्रभाव के चलते कुछ जीन के अंदर परिवर्तन आ गया है, उससे एक नया कैरेक्टर बन गया है, और हो सकता है वो नया कैरेक्टर प्रकृति के अनुकूल हो और अनुकूल ना भी हो। मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, बड़ी कम संभावना होती है कि म्यूटेशन यूजफुल होते हैं, और यदि म्यूटेशन यूजफुल होता है तो वो बड़ी तेजी से इवोल्यूशन को स्पीड देता है, इवोल्यूशन के इंजन के समान वे काम करते हैं। ठीक है। फिर दूसरा होता है जीन फ्लो का मतलब होता है कि पॉपुलेशन जो है उसमें हमने कहा कि कुछ एक पॉपुलेशन से कुछ जीव निकलकर दूसरी पॉपुलेशन के अंदर पहुंच जाते हैं और दूसरी पॉपुलेशन के अंदर जीन की फ्रीक्वेंसी को वो चेंज कर देते हैं। जब हम जो है जीन फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब मैं आपको एनसीईआरटी से बाहर जाके कुछ चीजें पढ़ाऊंगा जहां पे हम जीन फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, तब वहां इस पर डिटेल में बात करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि एक पॉपुलेशन से कुछ लोग निकलकर दूसरी पॉपुलेशन के अंदर पहुंचते हैं, तो वे जीव वो वहां उस पॉपुलेशन में नए जीन प्रसारित करते हैं। जैसे आप देखो इस इमेज में कि ब्राउन वाला इंसेक्ट ग्रीन वाले इंसेक्ट की कॉलोनी में पहुंचा, तो वहां पे ब्राउन इंसेक्ट दिखना शुरू हो गया, ये जीन फ्लो के। फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? कभी कभी पॉपुलेशन के अंदर ऐसा होता है बेटा कि एक पॉपुलेशन है, उसमें आप देख रहे हो इमेज के अंदर कि ग्रीन और ब्राउन दोनों प्रकार के इंसेक्ट प्रेजेंट थे। प्रकृति के अंदर कुछ ऐसा घटा कि ग्रीन वाले इंसेक्ट सब मर गए, तो केवल ब्राउन इंसेक्ट बचे। ये एक प्रकार का चांस इवेंट होता है, एक प्रकार की दुर्घटना होती है, बाई चांस वाला संभावना होती है, जिसमें कि जो है वो जीवों की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। दूसरा होता है नेचुरल सिलेक्शन, कि प्रकृति में जो है जीव जो होते हैं उनको लगातार अपने पर्यावरण से इंटरेक्ट करना पड़ता है। वैसे में जो है वो यदि कोई जीव ऐसा है जिसका प्रकृति में जो है वो जो प्रकृति में अपने आप को, अपने जीवन को बचाने में सक्षम होगा, वो जीव की संख्या बढ़ने लगेगी। जैसे आप देख रहे हो कि इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि गिरगिट जो होता है वो ग्रीन वाले इंसेक्ट को अलग से पहचान कर खा लेता है। तो आप देखो ग्रीन इंसेक्ट का नंबर कम हो गया है जबकि ब्राउन इंसेक्ट का नंबर बढ़ गया है। तो इस प्रकार से जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो अफेक्ट करती है। तो अभी हमको इतना समझना है बेटा कि जो दो तीन बातें, देखो बेटा लेक्चर के दौरान कई चीजें ऐसी जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, जिनको हमने ऑलरेडी कवर किया है, मैं आपको दिखाऊंगा कि उस पर आप देखेंगे कि उस पर कई सारे एमसीक्यू आते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जो आपका टेस्ट होने वाला है बेटा, उस टेस्ट के ऊपर भी जो क्वेश्चन है, ऑनलाइन टेस्ट में जो भी क्वेश्चन है, वो भी आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपको बियॉन्ड दिखेंगे, लेकिन वो लेक्चर में डिस्कस किए गए होंगे। तो इसलिए लेक्चर का एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि ये बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी वाली चीज है। तो मैंने क्या कहा बेटा आपसे कि जीन आवृत्ति को या एलील की आवर्ती को प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं म्यूटेशन, जीन फ्लो, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन के। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब म्यूटेशन की बात करते हैं, उत्परिवर्तन की बात करते हैं। अब म्यूटेशन क्या हमने पहले नहीं पढ़ा कभी? हमने पहले म्यूटेशन के बारे में बात की हुई है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो है म्यूटेशन को डिस्कस किया हुआ है बेटा। हमने देखा हुआ है कैसे जो है वो जीन के अंदर परिवर्तन होते हैं, कैसे होता है पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो याद रखिएगा, दरअसल म्यूटेशन जो होता है उसका मतलब होता है कि ये जेनेटिक मेकअप में होने वाला सडन चेंज। म्यूटेशन क्या होता है बेटा? इट इज ए सडन चेंज, इट इज ए sudden change in the जीनोटाइप के। जीनोटाइप में होने वाला अकस्मात परिवर्तन होता है जो कि फिनोटाइप को अफेक्ट करता है, और वो फिनोटाइप प्रभावित होता है और उससे जीव की जो है पर्यावरण के साथ जो अनोन्य क्रिया होती है उसमें फर्क देखने मिलता है हमको। देखिए
जो उत्परिवर्तन की फ्लो चार्ट को समझिए बैलेट के, म्यूटेशन जो होता है वो वेरिएशन को क्रिएट करता है, म्यूटेशन जो होता है वो विभिन्नताओं को क्रिएट करता है के, और जो म्यूटेशन अनफेवरेबल होंगे यानी जो विभिन्नताएं आ जाती हैं, जो वेरिएशन ऐसे आते हैं जिनको प्रकृति फेवर नहीं करती है, जो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, उनको इलिमिनेट कर देता है, वो नष्ट हो जाते हैं, वो इलिमिनेट हो गया, इसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब जो बाकी बच गए हैं वो जीव अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे, और वो जीव जो है रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, और फिर यदि कोई म्यूटेशन होता चला जाता है तो आप देखेंगे कि वे म्यूटेशन जो फेवरेबल म्यूटेशन है, जो अनुकूल म्यूटेशन है, उनको प्रकृति जो है वो बढ़ावा देती है और ऐसे जीवों की संख्या बढ़ने लगती है। मतलब डिपेंड करता है, यदि म्यूटेशन जो है वो यूजफुल होगा तो प्रकृति उसका चयन करेगी और वैसे जीवों की संख्या बढ़ने लगेगी। ठीक है, और यदि म्यूटेशन यूजफुल नहीं होगा तो वो खत्म होने लगेगा। ठीक है, अब प्रकृति में यदि आप बात करेंगे म्यूटेशन की तो दो प्रकार से बेटा म्यूटेशन होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, दूसरा होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन के। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब होता है कि अपने आप होने वाला म्यूटेशन के, जैसे डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है और डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान कोई गलती हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए और उससे कोई ऐसा जीन बन जाए जो एक नया कैरेक्टर प्रोड्यूस कर दे, तो ऐसी गलतियां भी होती है। तो कई बार प्रकृति में अपने आप भी हमको देखने मिलता है, उसको हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। कई बार कुछ केमिकल होते हैं, कुछ रेडिएशन होते हैं, कुछ विकिरण होते हैं। रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात करें हम, एक्सरे की बात करें हम, गामा रे की बात करें हम, तो देयर आर रेडिएशंस जो अफेक्ट करते हैं और वो म्यूटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन में आएगा। रेडिएशन के अलावा केमिकल हो सकते हैं, रसायन हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जैसे कि जंपिंग जीन्स हुए, दे आल्सो प्रोड्यूस म्यूटेशंस। ठीक है, तो देखिए जब बात करते हैं हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात करते हैं तो देखो बेटा, म्यूटेशन का मतलब क्या है, जीनोटाइप में होने वाला परिवर्तन या जीन्स में होने वाली कोई गलती या परिवर्तन के। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन मतलब मिस्टेक्स हैपेंस स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग दी डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर और डीएनए रिकॉम्बिनेशन। जो गलती है, गड़बड़ है, वो डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान हो गया है, या डीएनए की रिपेयरिंग के दौरान हो गया है, या डीएनए के रिकॉम्बिनेशन के दौरान हो गया है। मतलब दो क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, क्रोमोसोम सेगमेंट को आपस में बदल रहे हैं। अब एक ने तो नॉर्मल क्रोमोसोम सेगमेंट रिसीव कर लिया, दूसरे का क्रोमोसोम सेगमेंट जो है वो टूट के अलग हट गया, यहां पे छोटा, उसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा जुड़ा और एक टुकड़ा नहीं जुड़ पाया, तो एक क्रोमोसोम डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, तो मतलब कभी कभी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के दौरान भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, जब आप बात करते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन की बात करते हैं, आप प्रेरित उत्परिवर्तन की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये वो म्यूटेशन है बेटा जो कि किसी फैक्टर के द्वारा इंड्यूस होते हैं। तो ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक या ऐसे फैक्टर जो म्यूटेशन को प्रेरित करते हैं, म्यूटेशन को जो है बढ़ावा देते हैं, उनको हम म्यूटाजन कहते हैं। म्यूटा मतलब म्यूटेशन, जन मतलब उत्पन्न करने वाला। तो वे केमिकल, वे फिजिकल कंडीशंस या वे बायोलॉजिकल एजेंट, मतलब तीन तरह के हो गए म्यूटेशन, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो जो भी म्यूटेशन को बढ़ावा देगा उसे म्यूटाजन बोलेंगे हम के, और म्यूटेशन होने की प्रक्रिया को म्यूटाजेनेसिस बोलेंगे हम के। तो हम क्या देखते हैं बेटा कि ऐसे म्यूटेशन जो म्यूटाजन के थ्रू होते हैं उनका हम इंड्यूस म्यूटेशन कहते हैं, और इसमें दरअसल बड़ी संख्या में ऐसे वैरायटी ऑफ एजेंट होते हैं जो उत्परिवर्तन की आवृत्ति को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि आप देखिए हमारे आसपास इतने सारे म्यूटाजेनिक एजेंट अवेलेबल हैं कि हमको पता ही नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं कि जो कैडमियम बैटरीज होती हैं, कि जो कैडमियम निकिल कैडमियम बैटरी होती हैं, उसमें जो कैडमियम है दैट इज आल्सो ए कार्सिनोजेनिक एजेंट। यदि वो आपके बॉडी के संपर्क में, खाने में आ जाता है आपको कैडमियम, तो वो कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हम बात करते हैं स्टेरिक एसिड, जो मोमबत्ती के वैक्स में होता है स्टेरिक एसिड, वो भी एक म्यूटाजेनिक एजेंट है। फिर सिगरेट के अंदर जो आपका बेंजोपायरिन होता है वो लंग कैंसर कर सकता है, वो भी एक म्यूटाजेनिक एजेंट है। इसके अलावा वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल जो आपके पेंट में होता है, आप देखेंगे पेंट कहीं पे पेंट होता है, एक अजीब सी गंध आती है उसमें के, तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल जो होते हैं वो भी म्यूटाजेनिक एजेंट होते हैं। बड़ी संख्या में हमारे आसपास ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो म्यूटेशन कर सकते हैं और जो कैंसर को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कई सारे फूड प्रिजर्वेटिव जो होते हैं उनके अंदर भी जो है इस तरह के केमिकल पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप
इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए बेटा, अभी जितना मैं बता रहा हूं ना वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो अभी हम बियॉन्ड एनसीईआरटी बात कर रहे हैं, मैं क्लियर कर दूं के। और मैं जब मैं बियॉन्ड एनसीईआरटी जाता हूं मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं बियॉन्ड एनसीईआरटी गया हूं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको लेके कोई दिमाग में इफ और बट मत रखिएगा कि सर ने बताया है तो एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाने लगे, तो ऐसा कोई ज्ञान मुझे आपसे नहीं चाहिए, आपको सिर्फ फॉलो करना है, मतलब फॉलो करना, समझ गए बात को, ठीक है। चलिए अब मैंने आपसे कहा म्यूटाजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग म्यूटेशन बाय ए नंबर ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट के। तो म्यूटाजेनेसिस क्या होता है, इसका डेफिनेशन दिमाग में रखना चाहिए बेटा हमको। म्यूटाजेनेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें कि हम फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट की मदद से उत्परिवर्तन को हम प्रेरित करते हैं कि The agents that cause mutation are called mutagens के वे एजेंट जो उत्परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं, म्यूटेशन को उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम म्यूटाजेंस कहते हैं के। म्यूटेशंस इंड्यूस्ड बाय म्यूटाजन इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो मैंने आपसे कहा ना ऐसे म्यूटेशन जो म्यूटाजन से प्रेरित होते हैं, म्यूटाजन के माध्यम से होते हैं, उनको हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कभी कभी जो है म्यूटेशन स्पॉन्टेनियसली होता है ड्यू टू एरर ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। याद रखिएगा म्यूटाजेनिक एजेंट वो केमिकल होते हैं या वो फिजिकल एजेंट होते हैं या वो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो उत्परिवर्तन की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं कि दे इंक्रीज द चांसेस ऑफ द म्यूटेशन के। तीन तरह के म्यूटाजन होते हैं, मैंने कहा नंबर 1 फिजिकल म्यूटाजन होते हैं, नंबर 2 केमिकल म्यूटाजन होते हैं, नंबर 3 बायोलॉजिकल म्यूटाजन होते हैं। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल म्यूटाजन के पहले बात करते हैं फिजिकल म्यूटाजन की। अब देखो बेटा टू दी पॉइंट बात के, फिजिकल म्यूटेशन में सबसे कॉमन है एक्सरे, ठीक है, दूसरा है यूवी रे, ठीक है। याद रखिएगा एक्सरे इज मोर कॉमन क्योंकि एक्सरे जो होता है वो क्रोमोसोम के सेगमेंट, क्रोमोसोम को अफेक्ट, ये बेसिकली क्रोमोसोम को जो है वो क्रोमोसोम को ये अफेक्ट करता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। बेसिकली एक्सरे ब्रिंग्स द क्रोमोसोमल एब्रेजन, क्रोमोसोम को में तोड़फोड़ करता है, कोई हिस्सा उसका जो है वो तोड़ के अलग कर देगा, रैंडमली बदल देगा हिस्से को उठ के, तो एक्सरे जो होता है वो म्यूटेशन करता है। और यूवी रे जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड के लेवल पर परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। देखिए फिजिकल म्यूटेशंस आर एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट लाइट के, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे आर आयोनाइजिंग रेडिएशन के। एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। याद रखिएगा बेटा गामा रे ने प्लांट में म्यूटेशन उत्पन्न करने के लिए सबसे अधिक गामा रे का हम इस्तेमाल करते हैं। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन के, जीके का क्वेश्चन है बेटा, याद रखिए कि प्लांट्स में, पौधों में सबसे अधिक है वो जिस रेडिएशन का इस्तेमाल होता है म्यूटेशन को उत्पन्न करने के लिए वो गामा रे होता है। कलकत्ता के अंदर जो है गामा गार्डन है और उस गामा गार्डन में उन पौधों को उगाया गया है जिन पौधों में गामा रेडिएशन से जो है म्यूटेशन को उत्पन्न किया गया है, ठीक है, क्लियर। फिर एनिमल्स के अंदर म्यूटेशन उत्पन्न करने के लिए जिस रेडिएशन का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है वो रेडिएशन होता है एक्सरे। तो एक्सरे जो होता है उसका सबसे अधिक इस्तेमाल एनिमल में किया जाता है म्यूटेशन को उत्पन्न करने के लिए, क्लियर, ठीक है। फिर स्किन कैंसर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं वे डीएनए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी डीएनए जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। डीएनए का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है, जो उसका लेवल होता है वो होता है 260 नैनोमीटर, 260 नैनोमीटर होता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की रेंज में आता है। तो यूवी रे जो होता है उसको डीएनए एब्जॉर्ब करता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होते हैं उसकी एनर्जी के कारण और इसलिए उससे म्यूटेशन होता है। तो कई बार अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण जो है वो स्किन कैंसर हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, वे आयनीकृत रेडिएशन नहीं होते हैं, जबकि जो है वो एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं विच आयोनाइज वाटर ऑफ द सेल टू रिलीज द फ्री रेडिकल के। द हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइज एजेंट। हाइड्रोक्सिल रेडिकल ऑक्सीडाइज द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए एंड हायर डोज ऑफ एक्सरे कैन इवन कॉज डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। जबकि अल्ट्रावायलेट लाइट जो होता है, यूवी लाइट रे जो होती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ थाइमिन डाइमर। ये जो है मैंने कहा ना आपसे ये न्यूक्लियोटाइड के लेवल में परिवर्तन करते हैं, थाइमिन को डाइमर में कन्वर्ट कर देंगे, पायरिमिडिन डाइमर बना देंगे। इफ टू थाइमिन ऑकर टुगेदर इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यूवी लाइट कॉजेज फ्यूजन टू फॉर्म द थाइमिन डाइमर। तो यूवी लाइट क्या करेगा, दोनों थाइमिन डाइमर को आपस में फ्यूज कर देगा। नाइट्रोजनस बेस एब्जॉर्ब यूवी लाइट एंड द एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम एट
एट द 260 नैनोमीटर, मतलब 260 नैनोमीटर पर सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन होता है पे। एट द साइट ऑफ द थाइमिन डाइमर कन्फर्मेशन ऑफ कॉन्फर्मेशन ऑफ डीएनए चेंज के, जहां पर थाइमिन डाइमर बनेगा वहां पर डीएनए की संरचना में परिवर्तन होगा, इसलिए जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो वहां पर एरर की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और डीएनए रेप्लिकेशन में जब एरर होगा तो उससे म्यूटेशन हो जाएगा। क्लियर? ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के काम करने का तरीका है, देखिए आपके, है ना। तो फिजिकल एजेंट के बारे में एक बात क्लियर हो गया। मैंने कहा आपसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या काम करेंगे, दे ब्रेक वन और बोथ द स्ट्रैंड, कैन लीड टू रीअरेंजमेंट ऑफ डीएनए, डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम सेगमेंट, क्रोमोसोम का लॉस हो सकता है, उससे डेथ हो सकती है ऑर्गेनिज्म के। तो ये सब तरीका होता है। मतलब बेसिकली ये क्या करते हैं, ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं वो क्रोमोसोम के हिस्सों को तोड़ देते हैं उठ के, कई बार ये डीएनए में क्रॉस लिंकिंग भी कर देते हैं। जबकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं वो डीएनए के अंदर जो पायरिमिडीन होता है, थाइमिन डाइमर है, उसको डाइमर में कन्वर्ट करते हैं, और जैसे वो डाइमर में कन्वर्ट होगा तो डीएनए के रेप्लिकेशन में फॉल्ट हो जाएगा, और फॉल्ट होने के कारण जो है वो म्यूटेशन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करता है। ठीक है, बिल्कुल बेटा, अभी हम एनसीईआरटी के बाहर हैं, बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि मैं एनसीईआरटी के बाहर हूं तो जरूरी पड़ा तब बाहर निकला हूं मैं, ठीक है ना। बार बार समझा रहा हूं इस बात को, इसलिए जो है कोई दिमाग में डाउट मत रखिएगा, क्योंकि अपने ग्रुप पर आप डाउट करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है, आपको परिणाम चाहिए तो आपको जो है अपने ग्रुप पर यकीन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा आपसे कि आप देख रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब गया तो उसने थाइमिन रेसिड्यू को आपस में जोड़ दिया, उसने थाइमिन डाइमर बन गया है, और इसके कारण डीएनए का नॉर्मल रेप्लिकेशन अफेक्ट होगा, और वहां पर गलती फॉल्ट होगा, और जैसे डीएनए में रेप्लिकेशन में फॉल्ट होगा म्यूटेशन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं केमिकल म्यूटेशन क्या होते हैं। केमिकल म्यूटेशन बड़े खतरनाक होते हैं, और आज की डेट में हम अपने आसपास ऐसे कई सारे केमिकल म्यूटेशन से घिरे हुए हैं। जैसे कहा जाता है कि प्लास्टिक की बॉटल्स जो होती हैं उनमें पानी नहीं पीना चाहिए, प्लास्टिक के टिफिन में खाना लेकर नहीं जाना चाहिए के, कहा जाता है एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए के, और अखबार में लपेटा हुआ फूड नहीं खाना चाहिए। इससे लोग समोसा खरीदा, अखबार में लपेट के दे दिया उसने के, क्योंकि वो सब में केमिकल है, जो है वो इंक होती है, वो सब छोड़ता है केमिकल, और फूड में जाने अनजाने आप जाने कितने केमिकल होते हैं। सब्जी जो सलाद खाते हैं उसमें केमिकल छिड़का होता है, पेस्टिसाइड छिड़का हुआ होता है उसमें। तो दरअसल आज की दुनिया में प्योर तो कुछ है ही नहीं है, केवल प्योर किसके पास अवेलेबल है, जो गांव के अंदर किसान है, जो उसे मालूम है, जो अपने लिए खेती कर रहा है, उसे मालूम है कि केमिकल नहीं डालेंगे इसमें, ये जो टमाटर है इसमें हमने कोई खाद केमिकल नहीं डाला, ये टमाटर एकदम प्योर हटके। तो गांव को छोड़ के शहर में तो आज कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है जो बगैर केमिकल के हो। ठीक है, बड़ी मुसीबत है इस वक्त शहरों के अंदर। इसलिए आप देखेंगे यहां पर बॉम्बे के अंदर, जैसे आप देखें गोदरेज नेचर बास्केट हुआ, बिग बास्केट हुआ, और ये रिलायंस फ्रेश हुआ, और ऐसे कई सारे फूड आउटलेट खुले हुए हैं जहां पर जो है हम देखते हैं कि यहां पे ऑर्गेनिक फूड मिलता है अलग से। ऑर्गेनिक फूड का मतलब है ऐसा फूड जिसमें केमिकल नहीं मिले हुए हैं, वो अवेलेबल है आपके लिए, और उसका दाम नॉर्मल फूड से 4 गुना ऊपर होता है। मतलब प्योर के लिए आपको बगैर केमिकल डाले जो फूड मिल रहा है वो आपको ज्यादा कीमत उसके लिए चुकानी पड़ेगी, और नहीं तो फिर खाइए और लीजिए बीमारी फ्री में। मतलब इनको नॉर्म जहां केमिकल वाले फूड होते हैं उस पर लिख देना चाहिए इन लोगों को कि दिस इज विथ केमिकल एंड 20% ऑफर ऑन न्यू डिजीज, क्या 20% मोर डिजीज, कि नए बीमारियां आपके लिए, उसका स्वागत है आपका उस बीमारी के अंदर के। एक्चुअली में सच तो केमिकल म्यूटेशन क्या होता है, ऐसे केमिकल होते हैं जो म्यूटेशन उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए अब इसमें भी कैटेगरी होती है, जैसे हमने आपसे कहा कि इंटरकैलेटिंग एजेंट के, इंटरकैलेटिंग एजेंट द केमिकल इंटरकैलेट और स्लिप इन बिटवीन टू बेस पेयर इन डबल स्ट्रैंड डीएनए हेलिक्स एंड देयर हैंस alter the morphology of DNA at that position के chances of error during replication is higher at this position causing mutation, example acridine, ऑरेंज, इथिडियम ब्रोमाइड और प्रोफ्लेविन के। अब इंटरकैलेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ये डीएनए के नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड पेयर जो होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक न्यूक्लियोटाइड का जोड़ा है, फिर अगला न्यूक्लियोटाइड का जोड़ा है, उसके बीच में जाके ये इंटर कर जाते हैं इनके, और इंटर करने के दौरान क्या करते हैं, ये भी व्यवहार करते हैं, दे आर ऑल्सो बिहेविंग लाइक कि ये भी एक न्यूक्लियोटाइड पेयर है। ठीक है, लेकिन ये होते नहीं है, तो केमिकल होते हैं, तो ये केमिकल डीएनए के रेप्लिकेशन में फॉल्ट पैदा करते हैं। ठीक है, क्या लिखा देखो पढ़ो, इंटरकलेटिंग एजेंट, ये केमिकल इंटरकलेट होते हैं और स्लिप इन बिटवीन टू बेस पेयर के, जैसे मैंने कहा ये एडेनिन थाइमिन है, ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन है, तो इसके बीच में यहां पर इंटरकलेटिंग एजेंट अपने आप को ऐड कर लेगा, और ये थर्ड पेयर के समान व्यवहार करेगा, और जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए इसको पढ़ नहीं पाएगा, नया जो डीएनए पॉलीमरेज जो है गलती कर बैठेगा इसको देखकर, और वही गलती म्यूटेशन बनाएगी। ठीक है, और इसका मतलब इंटरकलेटिंग एजेंट के एग्जांपल क्या है,
एक्रिडियम और एक्रिडीन ऑरेंज, इथ्रीडियम ब्रोमाइड और प्रोफ्लेविन के। अब आप बोलोगे सर ये क्या इसको याद रखना है हमको? बेटा एक या दो बार पढ़कर याद रखना, क्योंकि देखिए जिपमर के अंदर, एम्स के अंदर इस लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया है और अभी कोई पिक्चर क्लियर नहीं है कि कैसे जो है वो जिपमर एम्स कैसा होगा, एक साथ होगा, अलग होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है अभी के। तो अभी हमको जो बता रहा हूं वो दिमाग में रखना है हमको बैठ के। तो एक्रिडीन ऑरेंज हुआ, इथ्रीडियम ब्रोमाइड हुआ, प्रोफ्लेविन हुआ, ये इंटरकैलेटिंग एजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। फिर बेस एनालॉग क्या होते हैं? बेस एनालॉग जो है होते हैं वो बड़े बेईमान टाइप के केमिकल होते हैं, ये नाइट्रोजन बेस के समान दिखाई देते हैं। जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो ये बोलते हैं मैं नाइट्रोजन बेस हूं, ठीक है, और उसको डीएनए पॉलीमरेज जोड़ देता है, जबकि ये नाइट्रोजन बेस नहीं होते हैं, उसके समान दिखाई पड़ते हैं, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज गलती कर बैठता है। तो बेस एनालॉग के दिस केमिकल्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू दैट ऑफ द नॉर्मल नाइट्रोजन बेस के, देखिए है ना, बेस एनालॉग के ये केमिकल जो है वो मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल नाइट्रोजन बेस के समान दिखाई पड़ते हैं। तो सो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है, डीएनए का पुनरावर्तन हो रहा होता है, दिस मॉलिक्यूल आर इनकॉर्पोरेटेड इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल नाइट्रोजन बेस के, और इससे म्यूटेशन आता है। याद रखना बेटा, इसके बारे में 3 या 4 बार जो है वो ऑल इंडिया पीएमटी में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है बेटा, नीट में भी आया, जो इसमें भी आया हुआ है, जिपमर में भी के क्या होते हैं। 2 अमीनो प्यूरिन एडेनिन का बेस एनालॉग है के। 5 ब्रोमो यूरासिल जो है वो थाइमिन का एनालॉग है, वेरी वेरी आईएमपी। 2 अमीनो प्यूरिन इज एनालॉग टू द एडेनिन के, 5 ब्रोमो यूरासिल इज एनालॉग टू द थाइमिन। तो कई बार थाइमिन की जगह गलती से 5 ब्रोमो यूरासिल जुड़ जाता है, कई बार एडेनिन की जगह गलती से 2 अमीनो प्यूरिन जुड़ जाता है, और जैसे ये जुड़ा हो गई गलती, और गलती हो गई मतलब म्यूटेशन हो गया, ठीक है ना, मतलब डीएनए में कुछ भी नॉर्मल से हटके हुआ मतलब वो उत्परिवर्तन है बेटा, ठीक है। फिर रिएक्टिंग केमिकल्स, दिस केमिकल म्यूटेशन रिएक्ट डायरेक्टली विद द नाइट्रोजन बेस ऑफ द डीएनए के, ये वो केमिकल होते हैं जो डीएनए के नाइट्रोजन बेस से सीधा क्रिया करते हैं और डीएनए के स्ट्रक्चर को सीधा सीधा केमिकल लेवल पे ही मॉडिफाई कर देते हैं। मतलब ये छिपकर नाइट्रोजन बेस के बीच में जाकर नहीं बैठते हैं, जैसे कि जो इंटरकैलेटिंग एजेंट है वो 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में जाके दो न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच में जाके इंटर कर गए, वो कि हम भी न्यूक्लियोटाइड पेयर है, इंटरकैलेटिंग एजेंट थे। दूसरे जो अपने आप को बतलाए कि मैं भी नाइट्रोजन बेस हूं, ठीक है, और गलती से जुड़ गए, वो बेस एनालॉग थे वो। अब ये क्या है? ये खतरनाक केमिकल है, ये ना छिप के जुड़ेंगे नहीं, ये सीधा डीएनए पर रिएक्शन करेंगे और डीएनए के नाइट्रोजन बेस पर केमिकल चेंजेस करेंगे और म्यूटेशन करेंगे। जैसे कि हमने आपसे कहा कि जो नाइट्रस एसिड होता है ये नाइट्रोजन बेस से क्रिया करता है और इसके एमिनो ग्रुप को जो है एंड रिमूव एमिनो ग्रुप फ्रॉम प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, और प्यूरिन और पायरिमिडिन के एमिनो समूह को निकाल देगा के, और इससे डीएनए की केमिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन आ जाएगा। दीज आर दी रिएक्टिंग केमिकल्स, क्लियर? ठीक, अब देखिए मैंने आपसे कहा कि क्लास ऑफ केमिकल से एक्रिडीन में आप देखेंगे इथाइलिन में जो है वो केमिकल म्यूटेशन के। मस्टर्ड की बात करें, मस्टर्ड गैस होता है, नाइट्रोजन मस्टर्ड हुआ, सल्फर मस्टर्ड हुआ, जो मस्टर्ड गैस होते हैं यदि केमिकल म्यूटेशन होता है, नाइट्रोसमाइन हुए ऐसे, ठीक है। देयर आल्सो केमिकल म्यूटेशन, इपॉक्साइड हुए, इथाइल एपॉक्साइड, और जो है डाई इपॉक्सी ब्यूटेन, ठीक। फिर एल्काइल सल्फोनेट हुए, ठीक है, नाइट्रस एसिड हुआ, मिथाइल हाइड्रोजाइड हुआ, हाइड्रोक्सिल एमाइन हुआ, ये सब खतरनाक केमिकल है सारे, जो केमिकल लेवल पर उत्परिवर्तन कर सकते हैं। बस एक बार पढ़ लेना, ताकि आप नाम को भी पहचान सकें आप, ठीक है। टेंशन मत लेना, इसको याद ना हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, पर एक बार पढ़ लेना बेटा, ठीक है। चलिए, तो हम समझ गए कि अब जो हमें याद रखना है, जो हमको याद रखना है, जो हमको नहीं भूलना है, वो 3 है। ये देखिए टेबल के अंदर दिखाई पड़ रहा है, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। नंबर 1, नाइट्रस एसिड क्या करता है? इट कॉजेज साइटोसिन टू यूरासिल, मिथाइल साइटोसिन टू थाइमीन एंड एडेनिन टू द हाइपोक्सीजेंथिन डीएमिनेशन के। तो बेसिकली क्या करता है ये नाइट्रस एसिड जो होता है नाइट्रोजन बेस के एमिनो समूह को निकाल देता है और नाइट्रोजन बेस के स्ट्रक्चर में वो परिवर्तन करता है, ठीक है। फिर इथाइल मीथेन सल्फोनेट जो होता है ये भी म्यूटाजेनिक होता है, रिकॉम्बिनोजेनिक होता है, ये डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान उसमें मिसपैरिंग करवा देता है ये, और कई सारे डीएनए के हिस्सों को अलग अलग तोड़कर वो जोड़ता है, तो नए रिकॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करता है और रेप्लिकेशन के दौरान गलती को प्रोड्यूस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको मैं लगाता हूं 5 स्टार, ठीक है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्चिसिन के। कोल्चिसिन क्या करता है कि
जो सेल डिवीजन हो रहा होता है तो ये मेटाफेज अवस्था में जो न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बनता है उसको ब्रेक कर देगा और न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन रोक देगा। जब न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस नहीं बन पाएगा तो क्रोमोसोम अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाएंगे और क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल से डबल हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट होता है। तो हम कहते हैं कि पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करने में, यदि हमको पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करना है, पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करना है तो उसमें हम जो है वो केमिकल एजेंट के रूप में कोल्चिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो क्रोमोसोम के नंबर को बढ़ा सकता है। क्योंकि क्रोमोसोम डिवाइड ही नहीं करेगा तो जो है वो क्यों डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इसने न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस को तोड़ दिया है। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। नॉर्मल जीव डिप्लॉइड होता है तो उसका नंबर यदि 4n हो गया तो हमने बोला पॉलीप्लॉइड कंडीशन हो गया, उसमें कोल्चिसिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर आते हैं हम बायोलॉजिकल म्यूटेशन पे कि बायोलॉजिकल म्यूटेशन क्या होते हैं बेटा। याद रखिएगा, देयर आर सम एजेंट जो, जैसे मैंने आपसे कहा कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि देयर आर सम वायरसेस, मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, ये सर्वाइकल कैंसर के कार्सिनोम ऑफ सर्विक्स, सर्वाइकल कैंसर ये कर सकता है, कार्सिनोम ऑफ सर्विक्स कर सकता है। रिट्रोवायरस जो होते हैं वे भी कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे वायरस जो कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं ओंकोजेनिक वायरस कहते हैं। ओंकोजेनिक वायरस वे वायरस होते हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके अलावा, तो मतलब ये हो गया कि बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं दे आर इंपॉर्टेंट, दे कैन प्रोड्यूस म्यूटेशन, तो वो बायोलॉजिकल म्यूटेंट एजेंट होते हैं। वायरस क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट के एजेंट है। ठीक है, फिर इसके अलावा ट्रांसपोजर्स होते हैं, कुछ जीन ऐसे होते हैं, ध्यान से मेरी बात सुन के, कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई फिक्स लोकस नहीं होता है। ये एग्जाम के लिए जरूरी है, बोल रहा हूं, नोट कर लेना इसको। देयर आर फ्यू जीन जिनका कोई फिक्स लोकस नहीं, जिनका कोई फिक्स्ड लोकस नहीं होता है। ठीक है, नॉट हैव फिक्स्ड लोकस के, दे कैन मूव ओवर द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के ऊपर मूव कर सकते हैं। दे कैन शिफ्ट फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू द अनदर क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं ट्रांसपोजन्स, इनको हम बोलते हैं ट्रांसपोजन्स कहते हैं, और जंपिंग जीन्स कहते हैं इनको हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कहते हैं, इनको हम ट्रांसपोजन्स कहते हैं, इनको हम जंपिंग जीन्स कहते हैं। देखो बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको पता है क्रोमोसोम पर जीन निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं जिन्हें हम लोकस कहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने खोजा कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनका कोई फिक्स लोकस नहीं होता है, कोई फिक्स स्थान नहीं होता है, वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, वे क्रोमोसोम पर मूव कर सकते हैं, एक क्रोमोसोम से अगले क्रोमोसोम पर जंप भी कर सकते हैं, उनको हम जंपिंग जीन्स कहते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कहते हैं, ट्रांसपोजन्स कहते हैं। पहली बार इनकी खोज मक्का में की गई, मेज में की गई, मेज में की थी बारबरा मैकलिंटॉक के, साइंटिस्ट का नाम है बारबरा मैकलिंटॉक। ठीक है, इन्होंने जंपिंग जीन की डिस्कवरी की थी मक्का में, मेज में। ठीक है, मक्का में मेज के अंदर बेटा, है ना। इसके बाद जंपिंग जीन्स को एस्ट्रोक्लाई में भी देखा गया, ड्रोसोफिला में भी देखा गया, और अब मालूम चला हमें कि जंपिंग जीन कई जीवों में देखने हमको मिल सकते हैं। क्या लिखा, तो ट्रांसपोजन्स हुए, इंसर्शन सीक्वेंस हुए। ठीक है, ये बायोलॉजिकल म्यूटेशन होते हैं। इंसर्शन सीक्वेंस का मतलब होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसर्शनल सीक्वेंस, जो वायरस का डीएनए होता है, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, वायरस का डीएनए है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का डीएनए है, रिट्रोवायरस का डीएनए है, ये डीएनए मुख्य जीनोम में जाके जुड़ जाता है और मेन जीनोम को कंट्रोल कर देता है और उसे कैंसर सेल में, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करता है, उसे इंसर्शनल सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, Transposons and insertional sequence elements are small sequence of DNA that move from one side to another along DNA strand and causes mutation के, तो इनको हम इसलिए जंपिंग जीन भी कहते हैं। द सीक्वेंस कंटेन जीन विच कोड फॉर एंजाइम ट्रांसपोजनेस विच हेल्प द ट्रांसपोजिशन ऑफ दिस सीक्वेंस के। याद रखिए, ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है जगह को चेंज करना के, तो इसमें एंजाइम ट्रांसपोजनेस जो है वो रोल प्ले करता है के। तो अभी हमको इसका बहुत डिटेल में नहीं जाना, हमको बहुत अधिक डिटेल में नहीं जाना, इतना समझना है हमें कि ट्रांसपोजन्स, जिनको हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, इंसर्शनल सीक्वेंस, ये भी म्यूटेजेनिक एजेंट की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें बायोलॉजिकल म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब उत्परिवर्तन की हम बात करते हैं। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture.
उत्परिवर्तन का मतलब है म्यूटेशन के, हिंदी वर्ड इसका होता है बेटा उत्परिवर्तन, है ना, ठीक है। तो कुछ कुछ हिंदी वर्ड बोलता हूं मैं ताकि हिंदी वाले बच्चों को समझ में आता है, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको म्यूटेशन के। म्यूटेशन में क्या क्या होता है, अब देखो बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटी है म्यूटेशन में, हम सोचते हैं कि नॉर्मली हमको मालूम है, नॉर्मल एक इमेजिन करते हैं 2n = 2 क्रोमोसोम एक जीव में है, ठीक है। हमने कहा मान लिया, हमने कहा एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, ये इसके पास जीन प्रेजेंट है, मान लिया हमने कहा ये इसके पास जीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब संभावना क्या है, यानी एक जीव, हमने बिल्कुल सिंपल से हम शुरुआत करें, एकदम ओपन माइंड रखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो मैं जैसे मैं म्यूटेशन बता रहा हूं ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट के, ध्यान से बात सुनिए। 2n = 2, एक जीव है उसके पास डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है 2 क्रोमोसोम के, उस हर एक क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट है, ठीक है। हुआ ये कि एक रेडिएशन आया, इस रेडिएशन ने इस जीन के अंदर चेंज कर दिया, मतलब इस रेडिएशन ने क्या किया कि चेंज के कहां कर दिया बेटा, इसने कर दिया चेंज इन दी जीन, जीन के अंदर परिवर्तन कर दिया। अब आप देख रहे हो क्रोमोसोम पर जीन आपको लोकस पर एक पॉइंट के रूप में दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखिए, क्रोमोसोम पर जो जीन है वह एक निश्चित लोकस पर है, एक पॉइंट के रूप में दिख रहा है, उस पॉइंट पर जीन के अंदर कोई परिवर्तन हो गया है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया पॉइंट म्यूटेशन बोल दिया, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने पॉइंट म्यूटेशन बोला। पॉइंट म्यूटेशन एग्जैक्टली क्या है बेटा, पॉइंट म्यूटेशन है जीन में होने वाला परिवर्तन जो जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में होगा, the change that happens inside the in the gene within the nucleotide sequence of the gene के, तो ऐसा परिवर्तन जो जीन में हुआ और जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में हुआ उसे क्या बोला आपने, उसे आपने बोला पॉइंट म्यूटेशन बोला, उसको अपने जीन म्यूटेशन बोला, उसको अपने, क्लियर। चलिए बात समझ में आई। अब दूसरी घटना यह हुई कि आप एक रेडिएशन आया, मान लो मैंने कहा एक रेडिएशन आया, एक्सरे आया, और उस रेडिएशन ने क्या किया, इसका जो ये क्रोमोसोम का ये हिस्सा उसने तोड़कर अलग कर दिया, दिस इज डिलीटेड, ये हिस्सा उसने डिलीट कर दिया। इमेजिन कर रहे हैं क्रोमोसोम का एक हिस्सा तोड़कर अलग कर दिया एक रेडिएशन के, अब क्या हुआ, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जीन के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। नॉर्मल क्रोमोसोम का सीक्वेंस था वो टूट के अलग हो गया, टूट के घूमकर जुड़ गया, मान लो ये भी हो सकता है कि टूटकर 180 डिग्री पे घूमे और जुड़ जाए, ये भी हो सकता है दोनों क्रोमोसोम का हिस्से टूटे और आपस में बदल जाएं अलग अलग क्रोमोसोम के, मतलब कई सारी चीजें संभव है। तो इसका मतलब है कि परिवर्तन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हुआ, तो हमने बोल दिया, इसे बोला क्रोमोसोमल एब्रेजन बोला, इसको हमने। उत्परिवर्तन कहां हुआ, जीन के लेवल पे नहीं हुआ है, पॉइंट के लेवल पे नहीं हुआ है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के लेवल पे हुआ है, तो क्या बोला उसको हमने, क्रोमोसोमल एब्रेजन बोला, गुणसूत्री विपथन बोला उसको हमने, क्रोमोसोमल एब्रेजन कहा उसको हमने, ठीक है, बात समझ में आई। तीसरा म्यूटेशन कैसे हुआ आप इमेजिन कीजिए, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 2n = 2 था, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बन गया, यहां पर कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया, मतलब 2n क्या हो गया बेटा, इसका मतलब यह हो गया कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया यहां पे, 2n = 2 + 1, अरे ये क्या हुआ, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, मतलब परिवर्तन क्रोमोसोम के नंबर में हो सकता है। इसका मतलब यह है उत्परिवर्तन की 3 कैटेगरी है, और बिल्कुल नहीं भूलना बेटा, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं लिखा, मत पलटो पन्ने, मत पलटिए पन्ने, कुछ नहीं लिखा एनसीईआरटी में, के ऐसे 2 पैराग्राफ लिखा और लास्ट में एक बात लिख दी इसने, हमारे क्षेत्र के बाहर है उत्परिवर्तन की डिटेल बात करना, ठीक है, लेकिन क्षेत्र के बाहर हो तो तुम देख लेना थोड़ा जाके बाहर, ठीक है, तुम अवेयर नहीं हो तो तुम्हारी गलती है, हम तो कभी कभी पूछ लेंगे बाउंसर देने के लिए, तो फिर तुम बोलना कि थोड़ा पढ़ लेते अच्छा आता, ठीक है ना। तो देखो बेटा, यदि कोई टीचर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाता है ना, तो सोचिए कि वो खुद भी अपना समय एनर्जी सब लगा रहा है आप में, ठीक है। यदि कंफर्ट जोन में, जो सबसे खतरनाक चीज दुनिया में है कंफर्ट जोन, जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे ना बच्चे, तब तक हम जो है वो सफलता से दूर रहते हैं बेटा, है ना। तो इसलिए कमांडोज आपको अपने जो एनसीईआरटी है पूरा 100% कवर करना है, कोई हिस्सा नहीं छोड़ना है, ठीक है, और उससे कंफर्ट जोन से जहां जरूरत पड़ेगी वहां बाहर निकल के अपने आप को तैयार रखना आपको, ठीक है, ताकि कुछ भी यदि आसपास आता है तो आप ही सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं मालूम है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मुझे इतना पता है कि मेरा बच्चा ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, और वो एग्जाम में, देखो कोई कहां पढ़ रहा है किधर पढ़ रहा है इससे मतलब नहीं है, पेपर तो वही सेम आएगा, और उस पेपर में आप क्या करके आते हो इससे फर्क पड़ता है बेटा, ठीक है ना। कोई आपकी बराबरी पे तो आ सकता है पर आपसे आगे नहीं निकल सकता, याद रखना, ठीक है। इसलिए दम से पढ़ना और फोड़ के आना पेपर में, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा,
परिवर्तन जीन के लेवल पे हुआ, पॉइंट म्यूटेशन। परिवर्तन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हुआ, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एवरेजन। परिवर्तन क्रोमोसोम के नंबर में हुआ, जीनोमेट्रिक म्यूटेशन। क्या बोला उसको हमने? जीनोमेट्रिक म्यूटेशन कहा उसको हमने। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए पहले बात करते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन की। It occurs as a result of the replacement of one nucleotide by other in specific nucleotide sequence of gene. Point mutation bring the little phenotypic changes as compared to the frame shift mutation के। तो मैंने क्या कहा आपसे, पॉइंट म्यूटेशन में क्या हुआ बेटा? हुआ ये कि परिवर्तन जो है वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में हो गया है, मतलब एक परिवर्तन, एक न्यूक्लियोटाइड को बदल दिया गया यहाँ पे कितके, और इससे जो है वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड चेंज होगा। जैसे आप एक न्यूक्लियोटाइड को बड़ो चेंज करोगे तो कोड बदल जाएगा, एक कोड बदलेगा तो एक एमिनो एसिड का सीक बदल जाएगा। ठीक है, याद है आपको, हमने पढ़ा था उस समय म्यूटेशन में, हमने कहा था कि एक होता है म्यूटेशन, मैंने आपसे कहा कि एक होता है मिस सेंस म्यूटेशन, मतलब जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो था उसके बदल जाने पे, एक न्यूक्लियोटाइड को बदल देने पर एमिनो एसिड बदला गया है, मिस सेंस हो गया है। एक होता है नॉनसेंस म्यूटेशन, यानी ऐसा सीक्वेंस बन गया है जो नॉनसेंस कोडॉन था और प्रोटीन चेन पूरी नहीं बन पाएगी। तीसरा होता है साइलेंट म्यूटेशन, यानी जो न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ उससे उसी एमिनो एसिड का जो पहले कोड था वो उसी का दूसरा कोड बन गया, तो फर्क मालूम ही नहीं चल पाएगा, साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, अब यहां पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पॉइंट म्यूटेशन जो है दो तरह का होता है बेटा के। पॉइंट म्यूटेशन भी जो है वो दो तरह का होता है। एक हम कहते हैं बेटा कि एक होता है, देखिए सिंपल दो तरह का होता है इसमें, तो मैंने ध्यान से बात सुनिए। एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन। ठीक है, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड के एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरा न्यूक्लियोटाइड चेंज कर देते हैं, चेंज बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड के, एक न्यूक्लियोटाइड को हटा के दूसरा वहां जुड़ गया। ठीक है, दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट जीन म्यूटेशन के। फ्रेम शिफ्ट जीन म्यूटेशन के इसमें क्या होगा, एक जीन गायब का, एक न्यूक्लियोटाइड गायब हो गया, मतलब गायब हो गया तो पूरा का पूरा जेनेटिक कोड शिफ्ट हो गया। याद है आपको, हमने राम हैज रेड कैप, वो एक एग्जांपल एनसीईआरटी का था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, तो मतलब जब पूरा है, जब जो है पूरा का पूरा कोड जो चेंज हो गया, पूरा का पूरा कोड चेंज होगा, मतलब ये है कि आपने एक न्यूक्लियोटाइड को आपने हटा दिया, तो अब पहले दो आपने हटा दिया, तो अब फर्स्ट थ्री ऐसे करके तीन का कोड बनेगा, मतलब पूरा का पूरा एमिनो सीक्वेंस चेंज होगा। या एक आपने ऐड कर दिया तो भी फ्रेम शिफ्ट कर जाएगा, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो होता है वो खतरनाक होते हैं एज कंपेयर टू दी सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन में केवल एक एमिनो एसिड में चेंज आएगा, जबकि फ्रेम शिफ्ट में सारा प्रोटीन चेन बदल जाएगा। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन में दो तरह का होता है, प्यूरिन को प्यूरिन से शिफ्ट कीजिए, पायरिमिडिन को पायरिमिडिन से शिफ्ट कीजिए, ट्रांजिशन जीन म्यूटेशन बोलेंगे। प्यूरिन को पायरिमिडिन से शिफ्ट कर दीजिए, पायरिमिडिन को प्यूरिन से शिफ्ट कर दीजिए, ट्रांसवर्सन जीन म्यूटेशन बोलेंगे उसको हम। ठीक है, देखते मैंने आपसे कहा, देखिए एक हमने बोलते हैं ट्रांजिशन जीन, नॉट ट्रांसलेशन के, ट्रांजिशन जीन म्यूटेशन के। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें एक प्यूरिन को आप दूसरी प्यूरिन से बदल दोगे, एक पायरिमिडिन को आप दूसरी पायरिमिडिन से बदल दोगे, मतलब एडेनिन को ग्वानिन से, ग्वानिन को एडेनिन से बदल दीजिए, या साइटोसिन को थाइमिन से, या थाइमिन साइटोसिन को बदल दीजिए। तो ये क्या होगा, ये होगा, इसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन, ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन बोलेंगे। दूसरा होता है ट्रांसवर्जन के, इसमें प्यूरिन को आप पायरिमिडिन से बदल देंगे, आपके एडेनिन की जगह पे साइटोसिन या थाइमिन आ जाएगा, ग्वानिन की जगह पे साइटोसिन या थाइमिन आ जाएगा, के वाइस वर्सा, मतलब एक प्यूरिन को पायरिमिडिन से बदल दीजिए या पायरिमिडिन को प्यूरिन से बदल दीजिए। ये ट्रांसवर्सन जीन म्यूटेशन होता है। ठीक, याद रखिएगा बेटा के जो सिकल सेल एनीमिया है, वो ट्रांसवर्सन जीन म्यूटेशन की कैटेगरी में आता है। किसमें? ठीक है, देखते हैं आगे। फिर मैंने आपसे कहा कि जो भी ट्रांसक्रिप्शनल प्रॉपर्टी जो पॉइंट म्यूटेशन में चेंज होगा, तो मैंने कहा यदि सेम एमिनो एसिड का दूसरा कोड बन गया तो प्रोटीन चेन में कोई परिवर्तन नहीं आया, साइलेंट म्यूटेशन बोला हमने। के यदि एमिनो एसिड का, जैसे मैंने कहा सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ कि एमिनो एसिड का कोड बदल गया यहां पे, तो वो क्या हो गया, मिससेंस म्यूटेशन हो गया वो। और यदि मान लो कि ऐसा कोड बन गया जो प्रोटीन चेन को पहले बनने के पहले ही टर्मिनेट कर दे, नॉनसेंस कोड बन गया, यूएए, यूएजी, यूजीए, उस तरह का एमआरएनए उससे बनता है यदि, तो हम क्या बोलेंगे उसे, नॉनसेंस म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? तो देखिए आप, है ना, एनिमेशन में देखिए आप कि एक डीएनए है, डीएनए में कैसे होते हैं जीन म्यूटेशन। देखिए देखिए ध्यान से, ये देखिए, है ना, क्रोमोसोम है,
ये डीएनए है, रेडिएशन आया, रेडिएशन ने हिट किया, हिट करके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हटाया उसने और दूसरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वहां जाकर जुड़ गया। तो यहां पे क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन हुआ। ये तो एक पॉइंट पे जो है, पॉइंट के अंदर में एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में परिवर्तन आ गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन था। ठीक है, देखिए ध्यान से, है ना। हाई एनर्जी रेडिएशन कैन डैमेज इट, के देखिए हटा और दूसरा आके जुड़ गया यहां पे। ठीक है ना, तो ये सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन है। प्लीज फोकस ऑन द एनिमेशन, ध्यान से देखिए एनिमेशन को आप। क्लियर बेटा, ठीक है ना। देखिए पॉइंट म्यूटेशन में एक सिंगल बेस का परिवर्तन जो होगा वो एक सिंगल बेस के अंदर होता है यहां पे। क्लियर, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपसे कहा कि जो सिकल सेल एनीमिया है, दिस इज एग्जांपल ऑफ द जो है वो सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या हुआ बेटा, देखिए ध्यान से, इसमें क्या हुआ, म्यूटेशन होने पे क्या हुआ बेटा कि जो कोड था के म्यूटेशन होने पे क्या हुआ बेटा कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो एडेनिन थाइमिन यहां प्रेजेंट था, ठीक है, इसकी जगह पे यहाँ पे थाइमिन बदल गया कोड, यहाँ पे के कोड यहाँ पे जो है वो चेंज हो गया यहाँ पे। तो आपने क्या देखा, हमने कहा कि देखिए ना, ये GHG RNA कोड था, ये GUG हो गया कोड, ये ग्लूटामिक एसिड का कोड बदल के जो है वो वैलिन एमिड का कोड हो गया। तो मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया एक तो नंबर 1 हो गया ये मिस सेंस म्यूटेशन हो गया, ये दूसरा ये जीन म्यूटेशन है, मतलब पॉइंट म्यूटेशन है, ये एक एमिनो का परिवर्तन हुआ है बैठ के। फिर क्या देख रहे हो आप देख रहे हो प्यूरिन की जगह पे पायरिमिडिन, पायरिमिडिन की जगह पे प्यूरिन आ रहा है, मतलब क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्जन जीन म्यूटेशन हो गया है। ये याद रखना, भूलना नेट के, यानी जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें आप देख रहे हो कि CTC CAC हो गया है। और हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा कि जो है वो एडेनिन की थाइमिन की जगह पे एडेनिन आ गया यहाँ पे, मतलब पायरिमिडिन की जगह पे प्यूरिन यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो क्या हो गया बेटा, एक नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन है ये, नंबर 2 ये मिससेंस म्यूटेशन है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन का कोड बन गया, नंबर 3 ये है कि ये ट्रांसवर्सन जीन म्यूटेशन है कि एडेनिन की थाइमिन की जगह पायरिमिडिन की जगह पे प्यूरिन आ गया यहाँ पे। क्लियर, याद रखना, भूलना नहीं बेटा, ठीक है ना। क्लियर, चलिए, तो हमने आपसे कहा कि हम बात समझ गए अच्छे से कि हमने कहा कि यहां पर जो है वो जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन में जो परिवर्तन होगा, यहां पे हमने कहा कि यहां पे जो है वो बेस का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बेस का इंसर्शन होगा, बेस का डिलीशन होगा। यदि नाइट्रोजन बेस का इंसर्शन होगा और डिलीशन होगा बेटा, वहां पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा अटके। और जैसे मैंने आपसे कहा कि बेस का सब्स्टिट्यूशन होगा या बेस इनवर्स होकर जुड़ जाएंगे, उल्टे होकर जुड़ जाएंगे, तो वहां पे हमने आपसे कहा कि वो आपका सिंपल सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होगा यहाँ पे अटके। सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो वह सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। फिर मैंने आपसे क्या कहा बेटा, मैंने आपसे कहा कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होते हैं उसमें क्रोमोसोम का एक हिस्सा जो है वो डैमेज होकर टूट के अलग हो सकता है, हमने क्या बोलेंगे, डिलीशन बोलेंगे हम। एक हिस्सा क्रोमोसोम का जो है वो डुप्लीकेट डबल भी हो सकता है, डुप्लीकेशन बोलेंगे। क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटकर 180 डिग्री पे घूमेगा और फिर जुड़ सकता है, उसे इन्वर्सन बोलेंगे। और कभी कभी दो क्रोमोसोम जो कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर 22, कोई संबंध नहीं है, उनके हिस्से टूटे और आपस में बदल जाए, तो ऐसे असामान्य प्रकार के क्रॉसिंग ओवर को, ऐसे एबनॉर्मल क्रोमोसोमल एक्सचेंज को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। तो ये सब क्रोमोसोमल एबरेजन में आते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बेटा याद रखना है हमको, इंपॉर्टेंट के। तो क्रोमोसोमल एबरेजन में क्या क्या शामिल है, डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन में शामिल है। फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल नंबर अल्टरेशन, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन, इसको हम जीनोमैटिक म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन बोलते हैं, जो नंबर में होता है। तो मैंने आपसे कहा एक, देखो अब नंबर में परिवर्तन कैसे होगा, ध्यान से मेरी बात सुनो। नंबर में परिवर्तन दो तरीके से होगा, एक या दो क्रोमोसोम बढ़ जाए या घट जाए, एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे, और पूरा का पूरा क्रोमोसोम का एक सेट ही बढ़ जाए, एक सेट ही बढ़ जाए, जैसे कोलचिसिन है, पूरा सेट बढ़ा देगा वो, पॉलीप्लॉइडी कर देगा, तो उसको यूप्लॉइडी बोलेंगे हम। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। देखो, तो फोकस करते हैं भी हम क्रोमोसोमल एवरेजन में। मैंने क्या देखा, मैंने आपसे कहा कि क्रोमोसोमल एवरेजन में क्या हुआ, आपने देखा कि आप देख रहे हैं कि जब कभी क्रोमोसोम के अंदर सेगमेंट, जब कभी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो है वो एक्सचेंज हुआ, तो उनके बीच क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज हुआ, तो गलती से एक का हिस्सा, एक क्रोमोसोम के पास में एक हिस्सा थोड़ा एक्स्ट्रा चला गया और दूसरा बदले में जो हिस्सा आया वो छोटा आ गया। देखिए ध्यान से, हर क्रोमोसोम के पास में ABCD हिस्सा था, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर हुआ, और गलती से क्रॉसिंग ओवर कैसे हुआ, अलाइनमेंट, यानी क्रॉसिंग ओवर के पहले होमोलोगस क्रोमोसोम अपना जोड़ा बनाते हैं, हमें मालूम है,
हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से सेल डिवीजन में कि क्रॉसिंग ओवर के पहले होमोलोगस क्रोमोसोम अपना जोड़ा बनाते हैं, पैरिंग करते हैं, और पैरिंग यदि ठीक से नहीं हुआ है, देखो पैरिंग बराबर होगा तो बराबर कटे करके, यदि पैरिंग ठीक से नहीं हुआ, ऊपर नीचे हो गया, तो एक का हिस्सा बड़ा कट जाएगा और एक का छोटा कट जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से इमेज को देखिएगा, समझिए कि एबीसीडी में जब क्रॉसिंग ओवर हुआ उसमें और मिस अलाइंड है, ठीक से अलाइनमेंट नहीं हो पाया, तो एक का क्या हुआ, एक का बड़ा हिस्सा टूट के आ गया, एक का सी और डी वाला हिस्सा टूट के आगे जुड़ गया, और इसका पहले वाले का डी वाला हिस्सा जुड़ा। तो देखिए एक क्रोमोसोम पे क्या हुआ, एक क्रोमोसोम पर एक हिस्सा डबल हो गया तो डुप्लीकेशन बोला हमने, दूसरे पे एक हिस्सा कम हो गया डिलीशन बोला हमने। मतलब जब जब भी डुप्लीकेशन होगा तब तब डिलीशन भी होगा, जब जब डिलीशन होगा तब तब डुप्लीकेशन भी देखने मिलेगा हमको। क्लियर, आई बात समझ में? तो क्रोमोसोम क्या नॉर्मल रहा है? नॉर्मल नहीं रहा, तो ये क्रोमोसोमल एबरजन का एग्जांपल है। ठीक है, फिर देखिए ध्यान से, देखिए आप एनिमेशन देखिए ध्यान से, टूटा और टूट, देखिए है ना, टूट गया एडिशन से और टूट के एक हिस्सा अलग हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया डिलीशन। ठीक है, दिस इज द डिलीशन। क्लियर, डिलीशन में ए पार्ट लॉस्ट, ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम लॉस्ट, खत्म हो गया। ठीक है, डुप्लीकेशन में एक पार्ट डबल हो गया, देखिए आप, है ना, बी वाला हिस्सा डबल हो गया यहां पे। ठीक है, क्लियर। जब बात करते हैं हम इन्वर्जन की, तो इन्वर्जन में क्या हुआ बेटा, ए बी सी डी ई था, तो ये हिस्सा क्या हुआ, ये हिस्सा कट हुआ, यहाँ पे देखिए आप कट हुआ और कट होकर आपस में बदला गया। देखिए आप देखें आपस में ये एक्सचेंज हो गया के, तो आप देख रहे हैं कि हिस्सा टूटा, टूटकर 180 डिग्री पे घुमा, 180 डिग्री पे घूमकर फिर से जुड़ गया के, तो सीक्वेंस बदला गए। तो इससे क्या होता है, इससे पोजीशन इफेक्ट होता है। एंड जीन की, देखो आपको पता है ना, जीन को कंट्रोल करने वाले एलिमेंट्स होते हैं, हमने पढ़ा हुआ मॉलिक्यूलर बेसिस में, जीन रेगुलेशन में। जैसे आप जीन का पोजीशन चेंज कर दोगे ना, तो उनका कंट्रोल भी लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ट्रांसलोकेशन का मतलब यह हुआ कि दो अनरिलेटेड क्रोमोसोम है के, एक था ABCDEF और दूसरा था GHI JKL, उनके बीच देखिए आप DEF दूसरे के पास चला गया, JKL पहले वाले के पास में आ गया। मतलब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ऐसे क्रोमोसोम जो होमोलोगस नहीं है उनके बीच में सेगमेंट का एक्सचेंज हो गया, उसे क्या बोला हमने, ट्रांसलोकेशन बोला उसको हमने। ठीक है, याद रखिएगा के देखिएगा आप। तो मैंने आपसे कहा कि जो क्रोमोसोमल एबरजन से होने वाली जो कॉमन डिजीज है, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर 5 का एक भाग जो है वो डिफिशिएंट होता है, गायब हो जाता है, वो है क्रोमोसोम नंबर 5 का एक भाग डिफिशिएंट आता है, वो है क्राइडुचेट सिंड्रोम के, वेर इट इज द डिफिशियंसी इन क्रोमोसोम नंबर 5 के। तो क्रोमोसोम नंबर 5 जो है उसमें जो डिफिशियंसी होती है उससे जो क्राइडुचेट सिंड्रोम होता है। ठीक है, बच्चा रोता है ना, तो बिल्ली के रोने की आवाज निकलती है उसके के, सोचिए आप, और बच्चे का इंटेलेक्ट जो है, ब्रेन का डेवलपमेंट भी कम होता है यहाँ पे। फिर इन्वर्जन की बात करते हैं, रीजन ऑफ द क्रोमोसोम ब्रेकअप, टूटता है, टूट के 180 डिग्री पे रोटेट करता है और फिर से जुड़ जाता है, उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। और इन्वर्जन बेसिकली कॉजेज दी पोजीशन इफेक्ट के, ये पोजीशन इफेक्ट करता है, इससे जीन का कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाता है, जीन कंट्रोल में नहीं रह पाते। ठीक है, देखिए यदि जो मेरी बात सुनते जाइए ध्यान से, और एक एक लाइन नोट, एक छोटे छोटे पॉइंट में नोट करना बेटा इसको, क्योंकि देखो मैं अभी जा रहा हूं ना, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के बाहर उठ के, इसलिए आप जो है वो लेक्चर को बंद मत कर देना, सुनना। ठीक है, आपके लिए पढ़ा रहा हूं, ये अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो कर लिया बहुत दिन पहले के, आपके लिए कर रहा हूं के। आप बोलोगे सर आज आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? अरे चिड़चिड़े नहीं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब आप उस चीज पे क्वेश्चन करते ना आप, तो मतलब जो है वो, देखो ये मैं किसके लिए कर रहा हूं बेटा, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को जब पढ़ना था पढ़ लिया, मैं अब पढ़ चुका हूं बट के अभी भी मैं जो है वो पढ़ने को लेकर उत्सुक रहता हूं। तो मुझे यहाँ तक जो है मुझे आपको बताते हुए जो है वो खुशी भी हो रही कि मुझे जो है हाल ही में जो है अमेरिका का एक सेंटर है जो सैन फ्रांसिस्को में है, जिसमें डायबिटीज़ के ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है। वहाँ पर उन्होंने मुझे 2 वीक की ट्रेनिंग के लिए मुझे इन्वाइट किया हुआ है कि वो ट्रेनिंग जो है मेरी कब होगी, मई में होगी, वो ट्रेनिंग के मई के महीने में होगी। तो अभी फिलहाल मैंने फाइनलाइज नहीं किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके लिए बहुत सारा डिटेल मांगते हैं वो लोग के, बहुत चीजें होती है, क्योंकि यूएसए में आपके बहुत सारे डिटेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी फिलहाल अभी प्रोसीजर में वो चीज जब फाइनल होगा आपको मैं बता दूंगा। तो आज भी पढ़ रहा हूं मैं, आज भी सीख रहा हूं, अभी भी मैं परफेक्ट नहीं मानता अपने आप को, बिल्कुल नहीं मानता परफेक्ट अपना उठ के। और यदि आप थोड़ा पढ़ के एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ पढ़कर अपने आप को परफेक्ट मानते हो ना, तो बहुत बड़ी गलती करो। जीवन में जब तक आपके अंदर ये भावना रहेगी ना कि आप परफेक्ट हैं, आप सब जानते हैं, आप कभी सीख नहीं पाएंगे बेटा। के जीवन में हमेशा अज्ञानी बने रहिए।
आप सोचिए कि आपको और ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान की भूख होना चाहिए आदमी को भूख होना चाहिए सीखने की, आदमी को भूख होना चाहिए मोर नॉलेज लेने की के, तो ही वो सीखता आदमी। और आदमी कभी भी बोलकर नहीं सीखता, सुनकर सीखता है कि ज्ञान की भूख होगी, आप सीखेंगे कि आपको जहां परिपूर्ण होने का, सक्षम होने का एहसास होगा ना, वहीं से पतन की शुरुआत होती है, वहीं से। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, I am not a good teacher, I am not a very intelligent person, I am not a very good doctor, I am not a very good in any field. I am a learner, constant learner. I am trying to achieve the excellence. मिलेगा नहीं मिलेगा पूरी जिंदगी में मुझे नहीं मालूम, पर सीखना मेरा जारी रहेगा हमेशा हमेशा। मैं जीवन का विद्यार्थी हूं, हमेशा सीखता हूं, आप भी सीखिए। तो देखिए, जब कभी इन्वर्जन होगा ना, और उस इन्वर्जन वाले पोर्शन में सेंट्रो मान लो एक हिस्सा टूट के 180 डिग्री पे घुमा और उसमें सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व है, तो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन बोलेंगे, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन बोलेंगे। और सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन बोलेंगे। देखिए पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, देखिए आप कि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है इसमें, सेंट्रोमियर ऊपर रह गया कि हिस्सा टूटा 180 डिग्री पे घुमा और फिर जुड़ गया, ठीक है। और पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या हुआ, हिस्सा टूटा सेंट्रोमियर वाला और 180 डिग्री पे घुमा और फिर जुड़ा के, मतलब सेंट्रोमियर इज द पार्ट ऑफ द इन्वर्टेड पोर्शन, तो पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन है, और नहीं है उसका भाग तो ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि दो क्रोमोसोम जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनके बीच क्रोमोसोम सेगमेंट का एक्सचेंज होता है। देखो नॉर्मली हम जानते हैं कि क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रोमोसोम सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, नॉर्मल घटना है, सामान्य घटना है वो। लेकिन यहां पे दो क्रोमोसोम जो अनरिलेटेड हैं, जिनका कोई संबंध नहीं है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनके बीच सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और उससे बड़ी भयंकर गलती होती है, भयंकर गलती, ब्लड कैंसर हो जाता है इससे, ठीक है। देखिए मोस्ट कॉमन हम देखते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, जिसकी आप क्रोमोसोम ए और बी है, देखो आपस में सेगमेंट को उन्होंने बदल लिया, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे हम कहते हैं कभी कभी जो है, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटा, दूसरे क्रोमोसोम पे जाके जुड़ गया, और जिसका टूटा उसे कुछ भी नहीं मिला बदले में, उसे कुछ भी नहीं मिला बदले में, ऐसा पॉसिबल है। तो जब हम बोलते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ऐसा वर्ड एम्स में एक बार ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में से उनका एक का हिस्सा टूटा, दूसरे के पास जाके जुड़ गया और पहले वाले को कुछ भी नहीं मिला बदले में, ठीक है। ये रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है। अब ट्रांसलोकेशन क्यों खतरनाक है, क्योंकि इससे बनता है एक बड़ा भयंकर क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के, एंड दिस इज द रीजन ऑफ द क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया, ये ब्लड कैंसर का कारण है के। एंड जो ब्लड कैंसर है उसमें अधिकांश केसेस में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है वो देखा जाता है। और ये क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 के बीच में क्रोमोसोम सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, और उससे खतरनाक क्रोमोसोम बनता है जिसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। और ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो होता है ये ब्लड कैंसर का कारण होता है, माइलाइड ल्यूकेमिया कहते हैं, माइलोजेनेसिस माइलाइड ल्यूकेमिया का ये रीजन होता है। तो याद रखिएगा, देखिए है ना। तो क्रोमोसोम नंबर 9 एंड क्रोमोसोम नंबर 22 है ना, ये क्रोमोसोम नंबर याद दिमाग में रखिएगा, एकदम हायर क्वेश्चन है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ब्लड कैंसर माइलाइड ल्यूकेमिया का कारण होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 के बीच में आपस में एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम समझ गए, एक हिस्सा टूट के अलग हो गया डिलीशन, एक हिस्सा डबल हो गया डुप्लीकेशन, एक हिस्सा टूट के 180 डिग्री पे घूम के जुड़ गया इन्वर्जन के, और दो अलग अलग क्रोमोसोम के बीच में, नॉन रिलेटेड क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज हुआ तो वो ट्रांसलोकेशन होता है, क्लियर। अब आते हैं एनसीईआरटी। इतनी देर के बाद में, तकरीबन जो है 57 मिनट के बाद में, एनसीईआरटी ने फाइनली अपनी दस्तक दी। उसने बहुत समय तो पढ़ लो, कम से कम 2 लाइनें लिखी, पर 2 लाइनों का मतलब समझ लो, के देखिए। म्यूटेशन इज ए फिनोमिना विच रिजल्ट्स इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस and consequently result in changes in the genotype and the phenotype of an organism। के बिल्कुल सही बात है, म्यूटेशन एक फैसी फिनोमिना है जिसके डीएनए के अंदर परिवर्तन होगा, उससे जीनोटाइप और फिनोटाइप बदल जाएगा, ठीक है। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन भी जो है वो डीएनए में वेरिएशन का एक सोर्स होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और हमने देखा था, हमने ये फ्लो चार्ट याद आया आपको। चलिए, वन डीएनए हेलिक्स रन कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन ईच क्रोमेटिड इन ए हाईली सुपरकॉइल फॉर्म, तभी तो क्रोमोसोम बनता है, क्रोमेटिन बोलते हैं हमको, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। देयरफॉर लॉस, डिलीशन, गेन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन द अल्टरेशन ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है,
क्लियर? तो हम बोल रहे थे बेटा कि देयरफॉर लॉस और डिलीशन ऑफ गेन of a segment of DNA results in alteration of the chromosome. Since genes are known to be located on the chromosome, alteration in chromosome results in the abnormality and aberration. ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि चूंकि डीएनए एक हेलिक्स पूरा लंबा कंटिन्यूअस है, उसमें क्रोमोसोम के अंदर कोई हिस्सा टूटा, उसका डबल हो गया उस काट के, तो उससे क्या हुआ, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में फर्क होगा पड़ेगा और उससे क्रोमोसोमल एब्रेजन होगा। और क्रोमोसोमल एब्रेजन इज कॉमनली सीन इन दी कैंसर सेल। यहां पर वो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के बारे में छिप कर लिख दिया एनसीईआरटी ने। जो हमने पढ़ा है ना, कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ा। आप देखिए इनकी 3 लाइनों के अंदर जो सारी थ्योरी हमने पढ़ी है ना, वो सब इसके अंदर इंक्लूड है ऑलरेडी। क्लियर है ना? तो देखिए हम क्रोमोसोमल एब्रेजन की बात कर रहे थे, है ना? ठीक है, देखा हुआ अभी हमने। और ये है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो कैंसर का कारण है, बड़ा कारण है ना बेटा? क्लियर? ठीक है, तो अब देख रहे हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम को। अब देखिए इसमें क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 के बीच में एक्सचेंज हुआ। तो ये कैंसर, तो ये जो कहानी लिखी है एनसीईआरटी में वो इस प्रकार से लिखा उन्होंने इसको। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। In addition to the above, mutation also arise due to the change in the single base pair of DNA. This is known as the point mutation. ठीक है, मैंने आपसे कहा एक अकेले बेस पेयर में परिवर्तन होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, फॉर ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सच ए म्यूटेशन इज द सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के। यदि, और फिर मैंने आपसे कहा था ना बेटा कि एक या दो बेस पेयर जुड़ जाएगा या निकल जाएगा तो पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट कर जाएगा, उसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, फिर द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन एट दिस लेवल। ठीक है, कैसे होता है एग्जैक्टली तो इसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ने लिखा है, लेकिन जितना आपको मैंने बताया उतना दिमाग में रखिएगा। However, there are many chemical और physical factor that induce the mutation. कई फिजिकल केमिकल फैक्टर होते हैं जो म्यूटेशन को जो है वो इंड्यूस भी करते हैं, कि इनको हम म्यूटेशन बोलते हैं। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी जो है एक तरीके का म्यूटेशन होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट म्यूटेशन इन दी एनसीईआरटी। ठीक है, अब देखिए बेटा कि जैसे हम एक तस्वीर को देख रहे हैं यहाँ पे कि मान लो म्यूटेशन जो है उसने बहुत सारे परिवर्तन किए हमारे अंदर के, तो इट मे बी पॉसिबल कि कोई व्यक्ति जो है वो इस तरह का भी फ्यूचर के मनुष्य के बारे में नहीं जानते, तो एवरीथिंग एनी पॉसिबल म्यूटेशन के। यदि हमारा मतलब दरअसल म्यूटेशन जो है वो ऐसी विभिन्नताएं लेके आता है, जैसे हम 2 पैरों पे खड़े हो गए, ये भी एक म्यूटेशन था कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कर्व बना के। बाकी एनिमल ऐसा नहीं कर पाए, हम म्यूटेशन की ही दे रहे हैं। तो म्यूटेशन जो है वो इट कैन ब्रिंग लॉट्स ऑफ वेरिएशंस, ठीक है, जो इवोल्यूशन में काम आ सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन है लेक्चर के लास्ट में, द फिगर बिलो शोज ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट के दौरान, द फिगर बिलो शो ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम का एक जोड़ा है, उसके लिए एक फिगर दे रखा है। आप बताइए ये फिगर ऐसा क्यों बना? ठीक है, तो क्या कारण है इसके पीछे? तो आपके पास ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन, इन्वर्जन म्यूटेशन, डिलीशन म्यूटेशन और डुप्लीकेशन के। तो आपको चुनना है, बताना सही आंसर कि ऐसा क्यों है, ऐसा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर क्यों बना, क्या उसके पीछे का कारण था। दूसरा, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर शोन इन द अबव? पिक्चर में दिए गए जेनेटिक डिसऑर्डर को पहचानिए, और व्हाट टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन दैट कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर टू हैपन के, और ऐसा क्यों हुआ, किस तरह के जीन म्यूटेशन कारण, किस तरह के जेनेटिक म्यूटेशन कारण ऐसा हमें देखने मिला। तो डिसऑर्डर को पहचानना है और बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, फिर आपके सामने जो है वो कुछ तस्वीर है, आपको बताना है कि क्या लेटर लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि दोनों गोले के अंदर जो है कोई जो है वो नंबर लिखा हुआ है, नंबर पहचान कर बताइए। और ये आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट है कि आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है, कि आप बताइएगा कि नंबर क्या है सही। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा आगे, म्यूटेशन से आगे बात करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस पर बात करेंगे हम, और हम देखेंगे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। तो आज के लेक्चर में आपने बहुत सारे डिटेल्स देखे, आपने बहुत सारे केमिकल्स के बारे में जाना, आपने बेस्ट एनालॉग क्या होते हैं उसके बारे में जाना आपने। ठीक है ना, तो आज का जो लेक्चर है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर में से एक है। दोबारा बतला रहा हूं ताकि चीजों को आप याद रखिए। तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos.
Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.